अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे जो बाकी प्लेटफॉर्म हैं फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, उस पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। आज के वीलॉग में जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ और उसमें मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाह रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ गाइड करने की, जो कि ये प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से फ़ॉरेन कंट्री एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आना है और पर्टिकुलरली यूके में आना है। तो हाउ टू डू दिस स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड, और इसी सिलसिले में हमारा आज का ये तीसरा वीलॉग है। और इस वीलॉग में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब प्रीवियस वीलॉग्स में हमने डिस्कस किया था कि यूनिवर्सिटी से आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी के साथ जब आप इन टच हो जाते हैं तो अब अगले स्टेज में आपको यूनिवर्सिटी से क्या रिस्पांस आएगा और यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्या क्या पेपर सबमिट करने हैं और आपको वो पेपर क्या, एक लिस्ट ऑफ पेपर्स है जो आपको चाहिए होते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में देने होते हैं ताकि यूनिवर्सिटी आपके जो एडमिशन है उसको फाइनलाइज़ कर सके। ओवरऑल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्रोच करते हैं, चाहे वो आपके किसी भी डिपार्टमेंट से है या वॉट एवर जो भी यूनिवर्सिटी है, मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्सपेक्टेड रिस्पांस है वो 3 टाइप का हो सकता है। जो फर्स्ट रिस्पांस है वो तो सिंपल रिस्पांस है कि आपका जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी उसको रिफ्यूज़ कर देती है स्ट्रेट अवे। अब इसलिए ये कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप को यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया तो इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज। पाकिस्तान में भी जब आप ज़ाहिर है एफएससी कर लेते हैं, प्री इंजीनियरिंग कर लेते हैं, प्री मेडिकल कर लेते हैं, तो आप कमोबेश पाकिस्तान के सारे मेडिकल कॉलेजेस में, सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपने पेपर सबमिट करते हैं और दाखिला आपका एक यूनिवर्सिटी में ही होता है। बाकी 5-7 यूनिवर्सिटीज़ में कहीं आपका मेरिट में नाम आता है, कहीं पे नहीं नाम आता, कहीं पे कोई टाइम टेबल ऐसा हो रहा होता है कि आपकी चॉइस भी होती है कि जी मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को छोड़ भी देते हैं इसलिए कि आप अपनी चॉइस यूनिवर्सिटी में जा सकें कि वहाँ पे मैंने एडमिशन लेना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, अगर तो स्टेट वे यूनिवर्सिटी आपको रिफ्यूज़ करती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने आपको क्यों रिफ्यूज़ किया है। देयर कैन बी 100 ऑफ रीज़न्स, बट अगले रिस्पांस में ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग ले। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कुछ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, आपके कुछ रिसर्च रिलेटेड डिग्रीज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपसे मांगी जा सकती हैं, या कुछ ऐसा आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन ये है कि जिसमें स्ट्रेट वे यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, कोई मज़ीद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है और एक्सेप्टेंस आने के बाद वो आपको बता देते हैं वबली कि जी आप फ़ीस जमा करा दें, ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे दिया होता है। और जब आप फ़ीस सबमिट कर देते हैं और यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर इशू करती है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वीज़ा जो है वो एक प्रॉपर डिफरेंट सब्जेक्ट है। यूनिवर्सिटी का इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है कि आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर उन्होंने इशू किया है कि ये जो इंडिविजुअल है ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और हमने इससे फ़ीसें वगैरह चार्ज कर ली हैं, हमने इसको एडमिशन दे दी है, तो आपका वीज़ा 100% ग्रांटेड है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा है वो तकरीबन 99% मतलब ओके होता है, उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस ये हो सकता है कि कोई थोड़ा सा डिले हो जाए या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे होम ऑफिस मांग ले या वीआई ऑफिस आपसे मांग ले, वीज़ा एंड इमिग्रेशन ऑफिस आपसे कुछ एडिशनल पेपर्स मांग ले या कुछ और इस तरह की चीज़ें आपसे मांग ले। बट स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अगर आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर्स दे देती है, एक्सेप्टेंस दे देती है और कॉस्ट इशू कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि 99% आपका केस थ्रू हो गया। बट ओवरऑल आपको जब यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाती है, कॉस्ट इशू हो जाता है, तो देन इट्स डन। वीज़ा के ऊपर आपको कोई इतना इशू होता नहीं है। वैसे आपको बेहतर पता है कि अभी फरवरी मार्च से जो 1 जनवरी ऑफ 2024 से स्टूडेंट्स जो हैं जो एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही अपनी फैमिली को ला सकते, लेकिन अभी फैमिली तो बंद हो गई है। अब फैमिली स्टूडेंट्स नहीं ला सकते हैं सिवाय उन स्टूडेंट्स के कि जो एमएस पीएचडी रिसर्च रिलेटेड डिग्री में आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है फैमिली के ऊपर एक लग गया, रिस्ट्रिक्शन लग गई है। तो अगर आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं तो फिर यकीनन आपको ऐसी किसी हायर एजुकेशन में आना पड़ेगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो वीज़ा है वो बिल्कुल डिफरेंट एक सीन है
और जो आपका एडमिशन है वो डिफरेंट सीन है। वीज़ा आपको वीज़ा ऑफिस ने इशू करना होता है, जो वीआई है, वीज़ा एंड इमिग्रेशन ऑफिस है, वो यूके गवर्नमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है। उसको इससे कोई तल्लुक़ नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया है या नहीं दिया, और यूनिवर्सिटी का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है कि होम ऑफिस ने या वीआई ऑफिस ने आपको वीज़ा इशू किया है या नहीं किया। तो अब वीज़ा लेना जो है ना, वो एक कोई बहुत मुश्किल साइंस भी नहीं है, इट्स जस्ट ईजी। उसमें कोई आपको कोई ऐसी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हाँ, फ़ाइल मेकिंग होती है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वो थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, और अगर नहीं भी है तो आप किसी ऐसे बंदे से रब्ता कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है, या फिर आपको वो लेटर बना देगा, या फिर फ़ाइल एक तरतीब से बना देगा। जो डॉक्यूमेंटेशन आपने अपलोड करनी है वो थोड़े सॉर्ट कर देगा। और कभी भी आपने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं, मैं स्टूडेंट देखे, वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास गाड़ी है जी, इसके भी लगा दें जी, वो हमारे घर भी है ये भी लगा दें जी, कि वो ये पैसे पड़े हुए हैं जी 2 करोड़ उसकी भी स्टेटमेंट लगा दें, इसका भी 40 लाख डाल दें, ये भी डाल दें, वो भी डाल दें। तो जितना आप शोरबा लंबा करेंगे ना, उतना आपको खाने में मसला होगा। तो शोरबा आपने छोटा रखना है कि आसानी से खाया जाए। तो जो प्रिसाइज़ और क्रिस्प डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, जो यूनिवर्सिटी ने मांगे हैं, जो होम ऑफिस ने मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि लंबी लंबी लिस्टें लगा के 1500 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दें। जितना आप उसको शार्ट रखेंगे, वो आपके लिए आसानी रहेगी कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्टेंस दी, आपने अपना वीज़ा जमा कराया और आप सुकून में। अब वीज़ा जो है वो 2 हफ़्ते से लेकर 6 हफ़्ते तक ले सकता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने अक्टूबर में एडमिशन लेना है, तो आपने अपना स्टार्ट करना है यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन मार्च अप्रैल में। दे विल टेक अ मंथ कि आपकी वो असेसमेंट करेंगे, फिर आपको वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मे बी कि वो इंटरव्यू कर लें, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मान लें, फाइनलाइज़ कर लें, चीज़ें फ़ीसें जमा होते हुए एक्सेप्टेंस लेटर्स आते तक, फिर ये अप्रॉक्सिमेटली जून जुलाई गुजर जाता है। अगस्त में आप अपना वीज़ा जमा कराना है, क्योंकि आपको जो वीज़ा इशू होता है वो आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा होता है उससे हार्डली 10 या 15 दिन पहले का आता है। वो ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा को 3 महीने पहले आ जाता है और आपने वो लेकर रखे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्लान इस तरह से करना है कि आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है उससे कमोबेश 1.5 महीना पहले से लेके 1 महीना पहले तक आप हर सूरत में होम ऑफिस में अपने जो जेरीज़ ऑफिस है वहाँ पे अपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ताकि 4 से 6 हफ़्ते जो लगने हैं, बाज़ केसेस में ये 2 हफ़्तों में भी आ जाता है, बाज़ केसेस में 3, 4, 6 हफ़्तों में भी आता है। आपके पास एक स्पेस अवेलेबल हो कि अगर आपका वीज़ा डिले हो गया किसी वजह से, तो ये ना हो कि अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाए और आप पीछे रह जाएँ। अब उसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपको ओवरऑल पूछते हैं कि जी आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या-क्या लेटर्स होने चाहिए। तो लेट मी टेल यू कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। इसमें 4-5 गिनती के कागज़ हैं जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपका जी पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास सीवी होनी चाहिए। अब अगर आप लोअर लेवल के स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर है आपके पास तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, मैंने कहीं जॉब नहीं की है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊँ, सीवी में क्या लिखूँ? भाई उसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने ये लिखना होता है कि आप या इसमें पैदा हुए इस साल में, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये एड्रेस है, ये आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये तालीम आपने हासिल की है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करते रहे हैं और क्या आपके शौक़ हैं। 2-4 चीज़ें आपने 1 पेज की अपने सीवी बनानी है। उसके बाद आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर जो है आपका मैट्रिक से लेके जिस लेवल तक आप पाकिस्तान में क्वालिफाइड हैं, आपने अगर एफएससी किया हुआ है तो मैट्रिक और एफएससी की, बीएससी किया हुआ है या बीए किया हुआ है तो वो तमाम डिग्रियां एचईसी से वेरीफाइड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, आपने अगर एमएस किया है, पीएचडी की है या मास्टर्स किया हुआ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल और एचईसी से वेरीफाइड होने चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या एचईसी से वेरीफाइड नहीं है तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले ये है कि आप अपने जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रियाँ हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो ज़रूर इकट्ठे कर लें और उसके बाद आप अपने उसमें जाएँ। अब आप आगे आता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे पहले ही मैंने अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम बहुत लाइट लेते हैं। हम कहते हैं नहीं जी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है जी, चल जाएगा जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, आप अच्छी तरीके से बोल लेते हो, आप अच्छे तरीके से उसको समझ लेते हो, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो ज़ाहिर है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जितनी बेहतर होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपके लिए आसानी रहेगी कि आप यहाँ पे आके आसानी से सेटल हो सकते हैं, आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं। ओवरऑल बाकी भी जो चीज़ें हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आपकी लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन है। लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन बेसिकली आपका एक होगा कि आपने जो इस यूनिवर्सिटी में जाना है, आप वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं। आपने बेसिकली एक रिसर्च पेपर टाइप लिखना है 1 पेज का, 2 पेज का, कि क्यों आप जाना चाह रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो स्टूडेंट पूछते हैं कि जी हमारे बैंक में कितने पैसे होने चाहिए। तो देखिए एक चीज़ जो आपको हमें ज़हन में रखनी है कि जितनी आप यूनिवर्सिटी को फ़ी दे रहे हैं उससे
इक्वल अमाउंट आपके बैंक में पड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसकी फ़ी है 10,000 पाउंड, तो आपके बैंक में भी 10,000 पाउंड होने चाहिए। और जो प्रॉपर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं है कि आपने किसी से उधार लिया, पक्का 10 लाख बैंक में डाला, उसकी एक स्टेटमेंट प्रिंट की 3 हफ्ते बाद और वो जाके जमा करा दी। आपकी एक ग्रोथ होनी चाहिए एक स्टेटमेंट के अंदर, एक ओरिजिनल देखने में पता चले कि यार ये कोई ओरिजिनल स्टेटमेंट है। खैर अब ये है कि जी हमारा ये व्लॉग एंड होता है, बट इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप में से तमाम वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, या उनका प्लान है, या वो सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, और उनको किसी किस्म का कोई हर्डल है, चाहे उनकी यूनिवर्सिटी के साथ कोई प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे अप्लाई करना है, इमिग्रेशन का, वीज़े का कोई मसला है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, कोई भी हर्डल है, कोई भी इशू है जो आप करना चाह रहे हैं और आपसे हो नहीं रहा, उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो यहाँ पे आएँ, अपने आप को ग्रो करें, रहें यहाँ पे, लर्न करें और अपनी सोसाइटी को जाके पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करें। और स्टूडेंट वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने आना है और इस चीज़ को यहाँ पे आके फाइनलाइज़ करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।